दोस्तों 27 अगस्त 2025 की ये बात है। एक 35 प्लस का लड़का होता है जो एक वीडियो अपलोड करता है खुद की फेसबुक आईडी के ऊपर, जो बना है करीब 16 मिनट 11 सेकंड का। वो खुद की फेसबुक आईडी के ऊपर अपलोड करता है। बाकी सोशल साइट्स होती हैं जैसे यूट्यूब, इंस्टा और जो भी, वो सब पे अपलोड करता है। उसमें वो लड़का इल्जाम लगाता है अपने पिता पर कि 1.5 साल पहले मैंने मेरे पिता और मेरी पत्नी को कुछ करते देख लिया था। यानी 1.5 साल पहले मैंने ये कंफर्म कर दिया था कि मेरे पिता और मेरी पत्नी के बीच में कुछ चल रहा है, चक्कर चल रहा है। शादी के 1 साल बाद मेरी वाइफ और पिता को मैंने ड्रेसिंग रूम के अंदर देखा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, ये खास लड़का है। खास मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पिताजी हैं डीजीपी, अभी रिटायर हो चुके हैं, और इसकी जो माता हैं वो विधायिका रह चुकी हैं 2-3 बार, और एक बार वो मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ये कोई आम लड़का नहीं है, ये खास है, क्योंकि उसके माता पिता बहुत बड़ी बड़ी पदों पे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों हरियाणा के अंदर एक जगह है पंचकुला। ये बात है पंचकुला की, 16 अक्टूबर 2025 की बात है। रात के बजे हैं करीब 9। पंचकुला में मनसा देवी मंदिर है, उसके पास में सेक्टर 4 है। अपन बात कर रहे हैं पंचकुला के अंदर सेक्टर 4 की। ये बात पंजाब प्रांत के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का ये घर है। इस घर के अंदर एक लड़का है जिसकी बॉडी पड़ी हुई है। उस लड़के का नाम है अकील अख्तर। 35 साल का वो लड़का है। जब उसको घर वालों ने देखा तो वो कुछ अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। घर वालों ने उसको उठाया, वो उठा नहीं। उसकी नब्ज चल रही थी, पता नहीं उनके कुछ समझ में नहीं आया। तो वो लोग उसको लेके जाते हैं घर में। घर के बाकी सदस्य होते हैं, नौकर चाकर सब होते हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी का घर था, तो वहां पे नौकर चाकर भी थे। वो जो अकील अख्तर था वो बेसुध होके पड़ा हुआ था। अब उसको लेके वो लोग सेक्टर 6 में नागरिक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहां जाते ही डॉक्टर उसको चेक करता है, उस अकील अख्तर को। चेक करने के बाद में कहता है कि ही इज नो मोर, ये अब इस दुनिया में नहीं है। आप लोग इसको लेके आए, क्या पता ये उससे पहले ही खत्म हो चुका हो। बताया गया कि इसने दवाइयों का ओवरडोज ले लिया था। अब एक्चुअल तो उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उससे ही पता लगेगा। तो उसके बाद में जो डीजीपी साहब थे, उनका गांव यूपी के अंदर सहारनपुर में है, तो उस बच्चे का अपने गांव के अंदर ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो सब लोग वहां पे चले जाते हैं। मैं बताऊं, उस लड़के ने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था अपनी फेसबुक आईडी पे। अब उस वीडियो में क्या था, वो काम की बात है। वो बताता है मेरी जो पत्नी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शादी मुझसे नहीं हुई, मेरे पिता के साथ में हुई। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन उस लड़के ने उस वीडियो के अंदर ये बताया है कि मेरी जो पत्नी है, मुझे नहीं लगता वो मेरी पत्नी है, उसकी शादी मुझसे हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर के साथ में, मैंने 1.5 साल पहले ही पता लगा लिया था कि मेरे डैड और मेरी पत्नी के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। 2018 में मैंने दोनों को ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ करते हुए पकड़ लिया। मैं ये नहीं जानता कि मेरे डैड का मेरी पत्नी के साथ अफेयर कैसे हुआ। मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, मैं बता भी नहीं पाऊंगा। उसने, वो लड़का कहता है कि जब मेरी शादी हुई, शादी के अगले दिन रात को सुहाग रात होती है, तो सुहाग रात को उसकी पत्नी ने उसे टच भी नहीं करने दिया। शादी हुई है लेकिन टच नहीं करने दिया। मेरे घर वाले सब मिल चुके हैं, मेरे खिलाफ हो चुके हैं। वो लोग मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं, झूठा केस करते हैं, मुझे डिटेन कराया।
मैं इन सब हरकतों के बाद में मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूं। मैं दिमागी तौर पे बीमार हो चुका हूं। मुझे लगता है कि आज फिर मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगाया जाएगा, क्योंकि वो वीडियो बना रहा था, उस वीडियो को अपलोड कर रहा था, तो उसको ये लगा कि घर वाले जब इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आज फिर से उसके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाया जा सकता है। वो उस वीडियो में बताता है कि पहले भी इन्होंने, यानी कि मेरे घर वालों ने मिलकर मेरे खिलाफ झूठा पर्चा लगाया था। झूठा पर्चा मतलब झूठा केस, झूठा मुकदमा। उस वक्त वहां के एसएचओ और कमिश्नर, उन्होंने ये बोला था कि ये मत करो, ये पर्चा मत लगाओ, क्योंकि ये टिक नहीं पाएगा, ये मुकदमा आपका टिक नहीं पाएगा। 2-3 महीनों के बाद घर वालों ने आरोप लगाया कि तुम्हारे गैंगस्टर के साथ में ट्रम्प्स हैं, रिश्ते हैं, संबंध है। मैं एक दिन किताब पढ़ रहा था मेरे ही घर पे। एक पुलिस वाला आता है, इंस्पेक्टर, और मुझे अपने साथ ले जाता है। वो पंजाब प्रांत से आया, हरियाणा के पंचकुला में, और मुझे हरियाणा से, पंचकुला से पंजाब प्रांत में ले गया। मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूं कि मेरी मां और मेरी बहन कह रही थी कि इसका कुछ इंतजाम करो। उसने मां और बहन पर भी इल्जाम लगाए। वो बताता है कि मेरी मां और मेरी बहन बेड के कमरे में बैठकर कह रहे थे कि इसका कुछ इंतजाम करो। वो आगे बताता है उस वीडियो के अंदर, जो 16 मिनट 11 सेकंड का जो वीडियो था, उसमें बताता है कि पंचकुला में इनकी चल नहीं पा रही थी, क्योंकि यहां की पुलिस इनके अंडर में काम नहीं करती थी, इनके अंडर में आती ही नहीं थी, तो इनके अंडर में काम कैसे करेगी। ये लोग आपस में कह रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद में इस लड़के के ऊपर फैसला किया जाएगा कुछ ना कुछ। वो मुझसे कहते कि तुम्हारा करेक्टर कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग तुम्हारे करेक्टर को स्टेब्लिश करें। उस लड़के ने उस वीडियो में बताया कि मुझे जबरदस्ती रिहेब सेंटर में रखा गया। उस रिहेब सेंटर में जब मैं दिमागी तौर से परेशान तो मैं हो चुका था, लेकिन उस रिहेब सेंटर में जब मैंने अपनी फीलिंग्स को बाहर बताना चाहा, शेयर करना चाहा, तो मेरे घर वालों को इस बारे में पता लग गया कि ये जो पीछे की बातें हैं वो सारी बताएगा। तो घर वालों ने उसको जबरदस्ती वहां से निकाला और जबरदस्ती पागलों को जो दवाइयां दी जाती हैं वो दवाइयां देना शुरू कर दिया। वो ये कहता कि घर पे मेरे घर वाले मुझे कुत्ता बोलते हैं, मुझे धक्का देते हैं। वो सब मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था कि घर में एक नौकर की तो इतनी इज्जत है, और मुझे ये लोग उन सबके सामने मुझे कुत्ता बोल देते हैं, मुझे धक्का मार देते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। वो कहता है कि ये लोग कहते हैं कि अगर तूने कुछ किया तो तेरे ऊपर रेप का आरोप लगा देंगे, तुझे फंसा देंगे। वो अपने ही घर वालों के बारे में बता रहा है। वो आगे बताता है उस वीडियो के अंदर कि मेरी ये गैस की एजेंसी है, मुझे उसके पैसे नहीं मिलते हैं। पंजाब स्टेट की मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उससे पैसे छीन लिए गए। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम, वो लड़का कहता है कि मेरे घर वाले कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम हम तुझे नहीं देंगे, क्योंकि तू इनका मिसयूज करेगा, तू कोई नशा करेगा, तो हम लोग तुझे ये इतनी बड़ी रकम नहीं देंगे। ये बात वो बच्चा, वो 35 साल का लड़का उस वीडियो में बताता है। वो कहता है मैंने अपने घर में कभी हिस्सा नहीं मांगा, मैंने घर वालों से कभी हिस्सेदारी नहीं मांगी। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेलकोर्ट नाम की एक जगह है जहां की विधायिका उसकी मां रह चुकी है। वहां के लोगों से वो विधायिका कहती है अपने ही बेटे के बारे में कि ये पागल है, ये पागल हो चुका है तो तब हो जाती है जब वो लड़का अपनी ही बहन के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है।
दोस्तों मैं आपको बताऊं, उस वीडियो के अंदर वो एक लाल डायरी का जिक्र करता है कि मैं इस डायरी के अंदर सब कुछ नोट करता हूं। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी डायरी जरूर पढ़ लेना। उसमें मैंने सब मेंशन कर रखा है, सब कुछ मेंशन कर रखा है। 16 अक्टूबर 2025 को सुबह जब यह डिक्लेयर हो जाता है कि अकील अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वहां उनके घर के बगल में एक घर है, एक पड़ोसी रहता है, शमसुद्दीन चौधरी। वो 17 अगस्त 2025 को कमिश्नर साहब के पास जाता है कि सर, एक हमारे बगल के घर में एक लड़का रहता था, उसने ऐसे ऐसे वीडियो बनाया था, आप प्लीज उस वीडियो की जांच करें और उस वीडियो के अंदर जो वो कह रहा है उन सब चीजों की जांच करें, जो सच्चाई हो वो बाहर आए, सबको पता लगे, दुनिया के सामने आए कि सच क्या है। मैं आपको बताऊं कि एमडीसी थाने में उस अकील अहमद के पिता, जो डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, मां रजिया सुल्ताना जो विधायिका रह चुकी हैं, बहन और पत्नी पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्योंकि वो जो पड़ोसी बोलता है तो हो जाती है। मैं आपको बताऊं, ये खबर सब जगह फैल जाती है, वो वीडियो भी वायरल हो जाता। वो वीडियो जब उसने अपलोड किया था उस वक्त उस वीडियो की कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि वो वायरल नहीं हुआ था। लेकिन जब ये लड़का खत्म हुआ तो सबसे पहले वो वीडियो वायरल हुआ, सब लोगों ने उस वीडियो को देखा, उसमें जो बातें बोल रहा था वो बातें सुनी। सबको यकीन नहीं हुआ कि क्या एक पिता अपने बेटे की पत्नी के साथ में इस तरह से, और बेटे की जो पत्नी है वो भी उसमें खुश है, क्या कोई माँ बाप अपने बेटे के साथ में इस तरह से कर सकते हैं। तो सब लोग बड़ा अचंभा करते हैं, ठीक है, ऐसा भी संभव है। दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफा यूपी के सहारनपुर के रहने वाले, 1985 में आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है पंजाब स्टेट में। वो जब डीजीपी बनने वाले थे तो वहां के जो पूर्व सीएम हैं अमरिंदर सिंह जी, उनसे उनकी बड़ी दोस्ती थी, लेकिन वो डीजीपी नहीं बनाते हैं उसको। उस बात से वो मोहम्मद मुस्तफा बड़े निराश भी होते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। जो ये डीजीपी साहब थे ये 2021 में रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद में उन्होंने सोचा कि मेरी जो पत्नी है वो तो राजनीति में है ही, और अमरिंदर सिंह जी से अच्छे टर्म्स थे, तो उसका झुकाव राजनीति की तरफ हो जाता है और कांग्रेस की तरफ कुछ ज्यादा हो जाता है। वो बाद में नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार भी बन जाते हैं। अब मैं बात करता हूं रजिया सुल्ताना के बारे में। रजिया सुल्ताना 2000 में राजनीति में एंट्री की थी। 2002 में उनको मलेरकोट से विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिला। खुशकिस्मती से वो चुनाव जीत गई, विधायिका बन गई 2002 में। अब बात आती है 2007। 2007 में फिर से वो चुनाव लड़ती, लेकिन 2007 में वो फिर जीत जाती, वो विधायिका बन जाती। फिर बात आती है 5 साल बाद 2012 में, फिर उनको विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, लेकिन वो हार जाती हैं। फिर 2017 में चुनाव लड़ने का मौका दोबारा मिलता है, वो चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत जाती हैं, और सिर्फ विधायिका ही नहीं बनती, वो सरकार में मंत्री बनती 2017 में। फिर बात आती है 5 साल बाद में 2022। 2022 में वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और हार जाती।
उन लोगों ने अपनी बहू को पंजाब वल्फ बोर्ड में चेयरपर्सन भी बना रखा। यानी कि उस घर में उस लड़के के अलावा सबके पास कोई ना कोई अच्छा पद था, नॉर्मल पद नहीं, अच्छा पद था। फादर साहब डीजीपी, मां विधायिका, पत्नी चेयरपर्सन रही। जब आसपास में इंक्वायरी की हम लोगों ने, तो पता चला कि जो ये लड़का था, ये वकालत की शिक्षा इसने ले रखी थी, प्रैक्टिस करता था। लेकिन जब ये स्कूल टाइम में था तो साथ के लड़के चढ़ाने में बड़ा आगे रहते हैं, चने के पौधे पे, कि यार तेरे पापा तो इतने बड़े अधिकारी हैं, तेरे मम्मी ये हैं, तू तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे वैसे उसको चढ़ा दिया और वो धीरे धीरे नशे की गंदी नाली में गिरता गया। वो नशे करने लगा। उससे सब लोग परेशान हो गए। उसकी बीवी के भी झगड़े होते थे कि नशा क्यों करते हो। शादी के बाद में एक बेटा और बेटी हो चुके थे, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन वो नशा करता था। सब लोग उससे परेशान थे। आए दिन उसका झगड़ा होता रहता था। उसने 2 वीडियो बनाए थे, एक तो 16 मिनट 11 सेकंड का, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक 3 मिनट का वीडियो और बनाया था। पहले उसने 16 मिनट 11 सेकंड वाला अपलोड किया, कुछ दिनों के बाद में मरने से पहले 3 मिनट वाला और अपलोड कर दिया। उसमें यह बताया गया था कि जो मैंने वीडियो डाला था वो मैंने होश में नहीं डाला। उसमें जो मैंने बातें कही हैं वो सारी गलत हैं। अब पुलिस जांच कर रही है कि 16 मिनट 11 सेकंड वाला वीडियो सही है या फिर ये 3 मिनट वाला सही है। सही कौन सा है? होश में कौन सा वीडियो बनाया गया, होश में कौन सा वीडियो अपलोड किया गया, क्योंकि लड़का तो रहा नहीं है। अब पुलिस अपना काम कर रही है। अब देखो आगे पुलिस कहां तक जाती है, जाती भी है या नहीं भी जाती, ये भी एक बात है। हिंदुस्तान है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, लेकिन देश दुनिया में क्या हो रहा है आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए खबर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।